हेलो दोस्तों। हमने पिछले लेक्चर के अंदर वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर में प्रेसिडेंट पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट। ये आपके एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट और पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बहुत सारे आर्टिकल के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ये आपके रिवीजन के लिए बहुत शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है, जिसमें आपको कि कंप्लीट आर्टिकल आपको इससे रिलेटेड और जानकारी आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की। भी आर्टिकल 63 क्या कहता है? आर्टिकल 63 कहता है कि जैसे वहाँ पे आर्टिकल 52 था प्रेसिडेंट के लिए कि भी देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट, इसी तरह से कि भी देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भी भारत के अंदर एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 कहता है कि जो कि उपराष्ट्रपति होगा वाइस प्रेसिडेंट, वो हमारे जो राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होगा। तो हम क्या होगा? उप वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये कौन बात कहता है? ये कहता है आर्टिकल 64। अब बात करते हैं आर्टिकल 65 की। आर्टिकल 65 कहता है कि भाई उपराष्ट्रपति कब किन किन परिस्थितियों के अंदर राष्ट्रपति की तरह जो है वो एक्ट कर सकता है। तो अगर राष्ट्रपति मान लो रेजिग्नेशन दे दे, त्याग पत्र दे दे राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति जी की डेथ हो जाए, या राष्ट्रपति जी में जो महाभियोग चला गया उनको हटा दिया जाए, तो इन परिस्थितियों के अंदर है जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक राष्ट्रपति की तरह एक्ट कर सकता है। राष्ट्रपति के आर्टिकल 66 कहता है कि भाई उपराष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया क्या है। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर प्रेसिडेंट की हमने चुनाव प्रक्रिया देखी थी। वहाँ पे हमने ये भी देखा था भाई कितने लोग चाहिए, कितने सिक्योरिटी अमाउंट है, सारी चीज़ें वो की वही है। और 50% प्लस 1 चाहिए। और जो यहाँ का जो राज्यसभा का सभापति होता है, तो इसकी योग्यता ये है कि क्वालिफिकेशन इसकी ये है कि ये जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़े वो राज्यसभा का मेंबर बनने लायक व्यक्ति होना चाहिए। आर्टिकल 66 कहता है कि भाई उपराष्ट्रपति का जो है टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा, यानी उसका कार्यकाल कितना होगा, जो कि कितना होता है 5 साल। और उसको जो है हटाने का प्रोसीजर क्या है। तो राष्ट्रपति का जो हटाने का जो प्रस्ताव है वो केवल और केवल, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि भाई अगर राष्ट्रपति को हटाना हो तो उसका प्रस्ताव केवल और केवल कहाँ पर लाया जा सकता है? ओनली इन राज्यसभा के अंदर ही उसका प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो सेम उसको भी 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन 14 दिन के नोटिस के अंदर वो फिर जब भी इसके रिगार्डिंग कार्यवाही हो तो वो जो प्रोसीडिंग हो, प्रोसीडिंग के अंदर वो क्या करता है? पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वहाँ पर वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि उसी के खिलाफ चल रहा है। तो वो वोट नहीं दे सकता, सिर्फ वो कार्यवाही के अंदर पार्ट ले सकता है, अपना जो है बात रख सकता है। अगर रिजोल्यूशन पास हो जाता है अगर बहुमत से राज्यसभा के अंदर, तो फिर ये भेजा जाता है लोकसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर इसको सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया जाता है। तो फिर जो अपना उपराष्ट्रपति जी हैं वो अपने पद से हट जाते हैं। ये तो हो गया रिमूवल प्रोसीजर। अगर वो खुद अपना त्याग पत्र दे वाइस प्रेसिडेंट, किसको त्याग पत्र देगा? प्रेसिडेंट को। सेम अगर प्रेसिडेंट को किसी को त्याग पत्र देना होगा तो वो किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को। इसी तरह से लोकसभा के अंदर स्पीकर डिप्टी स्पीकर होते हैं, स्पीकर त्याग पत्र देता है डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर त्याग पत्र देते हैं स्पीकर साहब को। अब नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 68। आर्टिकल 68 कहता है कि भाई अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट कैसे कैसे हो सकती है? या तो भाई उसकी डेथ हो जाए, या उसकी रिजाइन करते हैं, या उसका जो है उसको हटा दिया जाए। तो इन तीनों केस के अंदर क्या है कि भाई वाइस प्रेसिडेंट के जो है यथाशीघ्र चुनाव करवाए जाते हैं। और अगर नॉर्मली हटा नहीं है, ना उसकी डेथ हुई है, ना उन्होंने रिजाइन किया है, तो फिर जो 5 साल का जो अपना कार्यकाल है वो पूरा होने से पहले जो वाइस प्रेसिडेंट के जो है चुनाव करवा लिए जाते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 69 की। आर्टिकल 69 में आता है ओथ, यानी शपथ, यानी वाइस प्रेसिडेंट की शपथ। तो वाइस प्रेसिडेंट शपथ कहाँ पे लेता है? इनको कौन दिलाता है? या तो प्रेसिडेंट दिलाते हैं, या प्रेसिडेंट से जिन्होंने कोई नामित व्यक्ति करा हो वो उनके सामने ये शपथ लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन है कि भाई वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? तो वाइस प्रेसिडेंट को जो शपथ दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट दिलाते हैं, या प्रेसिडेंट द्वारा नामित कोई व्यक्ति, यानी हो सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। आर्टिकल 70 कहता है कि भाई अगर दोनों ही वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट अगर दोनों ही अनुपस्थित हो आपातकालीन स्थिति में, आकस्मिक अवस्था के अंदर, तो फिर प्रेसिडेंट की ड्यूटी का निर्वहन कौन करेगा? तो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन होता है कि अगर दोनों ही वैकेंट है, दोनों ही पोस्ट वैकेंट है, तो उसका जो कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी एब्सेंट हो तो जो सीनियर जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस के बाद में, वो जो है राष्ट्रपति की जो कार्यवाही का है वो निर्वहन करेगा। आर्टिकल 71 कहता है कि भाई अगर कोई मैटर हो जाए, कोई मामला जो कि इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड हो, तो उसकी जो जांच और निर्णय केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही की जाएगी, अन्य किसी कोर्ट के अंदर
नहीं की जाएगी। आर्टिकल 72 हम पहले प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जिसके अंदर हमने कम्यूटेशन देखा था, हमने पूर्ण माफी देखी थी, विराम, प्रविलंबन, हमने सारी जो पांचों ये है, ये पार्डन पावर, ये हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। आर्टिकल 73 कहता है भी संघ जो है हमारे यूनियन है उसकी कार्यपालिका शक्ति का अगर विस्तार करना हो तो ये वो आर्टिकल 73 में दे रखा है। तो उसके तहत कि भाई जो संसद को विषय दे के उनके ऊपर संसद कानून बना सकती है, या ऐसी कोई पावर उनको जो किसी समझौते से मिली है तो उसके ऊपर भी वो जो है कानून निर्माण कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जो है वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक कंप्लीट। वाइस प्रेसिडेंट को हम एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि भाई आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक जो है उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 कहता है कि जो हमारा उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। आर्टिकल 65 कहता है कि भाई किन किन परिस्थितियों में एक वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट का रोल निभा सकता है, तो वो जैसे कि भाई प्रेसिडेंट ने डेथ हो गई, रिजाइन कर दिया, एटसेट्रा। आर्टिकल 66 कहता है कि भाई प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन। तो इलेक्शन मैनर हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं, सेम वैसा ही है। और क्वालिफिकेशन की वही भी वो राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। आर्टिकल 67 कहता है कि उसका कार्यकाल यानी टर्म कितना होगा और उसका रिमूवल हटाने का प्रोसीजर क्या होगा। हटाने के अंदर कि अगर कार्यवाही, इसका एक तो हटाने का प्रस्ताव ओनली इन राज्यसभा के अंदर लाया जाएगा क्योंकि यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दूसरा कि जब इसको हटाने से पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। कार्यवाही के अंदर ये भाग तो ले सकता है लेकिन ये वोट नहीं दे सकता है। अगर राज्यसभा इसको बहुमत से पास कर देती है तो फिर ये जाएगा लोकसभा में, लोकसभा इसको सामान्य बहुमत से जो सिंपल मेजोरिटी से पास कर देगी। तो जैसे ही उन्होंने पास किया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी जो है अपने पद से हट जाएंगे, माना वो हट जाएंगे, माना हुआ जाएगा। आर्टिकल 68 कहता है कि अगर कोई आकस्मिक परिस्थिति के अंदर कि अगर भाई वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, अगर आकस्मिक नहीं, अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो जाए, तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट कब कब हो सकती है, या तो नेचुरली उनका 5 साल का कार्यकाल है जो पूरा हो रहा है तो उसके लिए है कि भाई समय पूर्व उनके चुनाव करवा लिए जाए। अगर त्यागपत्र या उनकी डेथ हो गई या कोई दूसरा कारण है तो फिर जो है यथाशीघ्र उनके जो है चुनाव करवाए जाए। आर्टिकल 69 कहता है कि भाई उपराष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं, या तो जो है चीफ जो हमारे प्रेसिडेंट के समक्ष या प्रेसिडेंट के नामित कोई व्यक्ति के समक्ष। आर्टिकल 70 कहता है कि भाई अगर आकस्मिक परिस्थितियों के अंदर जहाँ पे अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो, प्रेसिडेंट भी ना हो, तो प्रेसिडेंट की जो कार्यवाही का पालन कौन करेगा, कार्यवाही की पूर्ति कौन करेगा, तो उस केस के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट का दूसरा जो सीनियर जज होता है वो प्रेसिडेंट के कार्यों को करेगा। आर्टिकल जो 71 कहता है कि अगर कोई प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के जो निर्वाचन से संबंधित अगर किसी भी तरह का कोई विवाद होता है तो वो कहाँ सुना जाएगा, वो केवल उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की जो है वो पार्डन पावर आती है, जो हम पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 73 कहता है कि भाई जो एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन यानी संघ की जो कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल 74 की। आर्टिकल 74 के से लेके जो 78 तक है उसके अंदर हमारा आ जाते हैं प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आर्टिकल 74 कहता है कि भाई जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको सहयोग के लिए और उनके सलाह के लिए एक जो मंत्री परिषद होगी जिसका कि हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो देयर शैल बी ए COM विथ PM एज ए हेड टू असिस्ट एंड एडवाइज प्रेसिडेंट। इसमें क्या हुआ, अब बात करते हैं इनमें संशोधन क्या हुआ। आर्टिकल जो हमारा संविधान संशोधन था 42वां, उसके अंदर कहा गया था कि जो भी प्रेसिडेंट है, हमारे राष्ट्रपति है, वो अपने कर्तव्यों का जो निर्वहन है वो प्रधानमंत्री और मतलब यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो है सलाह के ऊपर करेंगे। लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसके अंदर इसके अंदर करेक्शन किया गया कि भाई राष्ट्रपति एक बार जो है उसको वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो भी सलाह दी है उसको। तो आर्टिकल 42 ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स 42 बोलता है कि भी प्रेसिडेंट डिस्चार्ज हिज ड्यूटी एज पर एडवाइस ऑफ COM, और 44 के अकॉर्डिंग कि भी प्रेसिडेंट कैन रिटर्न एडवाइस ऑफ COM फॉर रिकंसिडरेशन वंस। अब उसके बाद बात करते हैं भी 75 क्या कहता है। आर्टिकल 75 कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ PM एंड अदर मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ PM, यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाता है कि भाई जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री को चुना जाता है। तो एक्चुअल में हम जो चुनते हैं प्रधानमंत्री की चुनाव, वो क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि हम तो एक सांसद को चुन रहे हैं, ना कि हमने कोई प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना है। मोदी जी को चुना है जो सांसद जीते उन्होंने।
तो अपॉइंटमेंट होता है पीएम का अपॉइंटमेंट, और पीएम का अपॉइंटमेंट करते हैं राष्ट्रपति जी, और पीएम की जो सलाह पे है दूसरे मिनिस्टर का जो क्या होता है अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो पीएम अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट और अदर मिनिस्टर ऑन एडवाइस ऑफ पीएम। मिनिस्टर जो भी मिनिस्टर इंडिविजुअल वो होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अगर किसी को जैसे पीएम साहब ने बोला कि भाई आप रिजाइन दे दो, अगर वो नहीं देता है तो पीएम साहब राष्ट्रपति जी को कहेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कोई मिनिस्टर अपने पद पर धारण करता है या पद पर बने रहता है। अगर राष्ट्रपति जब चाहे उसको पद से हटा सकते हैं। मैक्सिमम मिनिस्टर होंगे वो कितने होंगे, 15% ऑफ टोटल इंक्लूडिंग पीएम। ये हमारे स्टेट के अंदर है। तो अगर जैसे कि भाई अगर हमारे 200 सीटें हैं तो उसका 15% कितना होगा, उतने मैक्सिमम हमारे मिनिस्टर हो सकते हैं। अगर कोई डिस्क्वालीफाई किसी को, अगर दल बदल कानून जो हमने पढ़ चुके हैं, अगर किसी को दल बदल कानून के विरुद्ध, अगर दल बदल कानून से अगर कोई व्यक्ति एमपी एमएलए अगर डिस्क्वालीफाई हो गया है तो वो वापस मिनिस्टर जो है वो नहीं बन सकता, भले ही वो चुनाव जीत के नया चुनाव इलेक्शन का जो चुनाव जीत के आया उसको वापस मंत्री नहीं बनाया जाएगा। इफ डिस्क्वालीफाइंग अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ can't make minister even after winning of a new election। इसी तरह आर्टिकल 76 में आता है महान्यायवादी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन होता है, इसको अपॉइंट कौन करता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो जो इसको अटॉर्नी जनरल का जो अपॉइंटमेंट करता है वो प्रेसिडेंट करता है, यानी हमारे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और ये हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है वो भारत सरकार का, यानी भारत सरकार के संबंधित कोई सा भी केस होगा, भारत के किसी भी कोने में होगा, किसी भी कोर्ट में होगा, तो वहां पे उस केस को जो डील कौन करेगा, वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर, ये यानी अटॉर्नी जनरल डील करेगा, यानी भारत सरकार का वकील आप इसको एक तरह से बोल सकते हैं। और इसकी अगर पूछ ले कि भाई क्वालिफिकेशन कौन चाहिए, सिर्फ इसकी क्वालिफिकेशन यही है कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक व्यक्ति होना चाहिए। ये क्या काम करता है, ये भारत सरकार को सलाह देता है, उनके लिए केस लड़ता है, उनका पक्ष भारत सरकार का जो है कोर्ट के अंदर पक्ष रखता है। ये किसी भी जो लोकसभा राज्यसभा के अंदर अगर किसी भी तरह की कोई कार्यवाही चल रहा है तो ये उसके अंदर भाग तो ले सकता है, लेकिन वहां पे वोट नहीं दे सकता। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ कि ये वोट दे सकता है, तो ये वोट नहीं दे सकता। और ये भी होल्ड पोस्ट अंटिल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी ये भी जो इसका पद धारण कब तक करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। आर्टिकल 77 आता है कि भाई कंडक्ट ऑफ बिजनेस की कि व्यवसाय का संचालन कैसे होगा। तो व्यवसाय के संचालन हम पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई जो है राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएगी। और उसको कार्यवाही को करने के लिए एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे 4 तरह के क्या होते हैं, मिनिस्टर होते हैं। एक होता है हमारा कैबिनेट, यानी जिसको हम बोलते हैं मंत्रिमंडल, कैबिनेट मिनिस्टर। दूसरे होते हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट, तो आपने सुना होगा कहीं पे नाम कि भाई मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये स्वतंत्र प्रभार लिखा आता है हिंदी के अंदर, उसका नाम ये। तीसरे होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, चौथे होते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर के पास में अपना क्या होता है कि सेपरेट विभाग होता है, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया है तो वो टेलीकॉम मिनिस्टर है, पीयूष गोयल है भाई कॉमर्स मंत्रालय, नितिन गडकरी है तो उनके पास में जैसे भाई रेल एंड सड़क मार्ग मंत्र वो सॉरी रेल क्या, उनके पास सड़क मार्ग मंत्रालय है। तो ये क्या हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, ये अपने विभाग के लिए खुद नीति बना सकते हैं, फंड की डिमांड कर सकते हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट, इनके पास भी स्वतंत्र विभाग प्रभार होता है लेकिन छोटे डिपार्टमेंट का। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इनका कोई सेपरेट नहीं होता, ये कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प करने में हेल्प करते हैं, है ना। और ये डिप्यूटी मिनिस्टर यानी जो मिनिस्टर है उनके क्या हो गए, डिप्टी मिनिस्टर हो गए, उप मंत्री हो गए। अगर कैबिनेट की जो बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि भाई कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो कैबिनेट मिनिस्टर और पीएम, ये तो नाम से ही पता पड़ेगा भाई कैबिनेट है तो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और प्रधानमंत्री उसके जो कैबिनेट के हेड होते हैं। लेकिन अगर अगर मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इंडिपेंडेंट उनको बुलाया जाए तो वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आ गए सारे, यानी कैबिनेट भी आ गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी आ गए, डिप्टी मिनिस्टर भी आ गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट भी आ गए। आर्टिकल 78 पे बहुत बार पूछा गया भी प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या क्या है। तो पहला तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य है कि भाई जो भी एग्जीक्यूटिव, क्योंकि सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है प्रधान राष्ट्रपति के नाम पे लिए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम पे कार्य किया जाता है, तो उन सब मामलों की जो जानकारी है वो राष्ट्रपति को देना, यानी राष्ट्रपति को कम्युनिकेट करना है कि भाई कैबिनेट ने क्या डिसीजन है, क्या फैसला लिया है। और यदि किसी मामले पे, कोई कानून पे किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया हो लेकिन मंत्री परिषद ने जो कैबिनेट है उसने उसके ऊपर कंसिडर नहीं किया हो, तो वो मंत्री जी प्रेसिडेंट को कह सकते हैं कि साहब मेरा ये निर्णय है और इसके ऊपर जो है ध्यान नहीं दिया गया है,
तो राष्ट्रपति उस मामले को जो है मंत्रिमंडल के विचारार्थ रखवा सकते हैं। तो ये हो गए हमारे मंत्री पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब नेक्स्ट आर्टिकल से हमारा स्टार्ट हो जाएगा पार्लियामेंट, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये जो आपके वीडियोस हैं, ये आपके अगर आपने एक बार पढ़ लिया है तो आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपने जो जिसने पहले पढ़ा हुआ है वही जानता है कि इससे बाहर कुछ नहीं है। जो आपने पढ़ा है ये उसका निचोड़ है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।